हाय एवरीवन, अभी हम इलस्ट्रेशन 28 करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक में आपको देखना है एंड बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में तो जैसे मैंने कहा था, जो एक रेफरेंस के लिए पीडीएफ था सेपरेटली, उससे आपको करना था एंड ताकि आपका सीरियल नंबर में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर अब क्वेश्चन बैंक में आएगा, क्वेश्चन बैंक में इलस्ट्रेशन 28 आपको मिलेगा एंड ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सवाइजेड लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। और एक बात मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन में फ्री लेक्चर सेक्शन में जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने क्वेश्चंस हैं उसका ऑडियो डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है बहुत पहले से ही है। तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, जहाँ पर इलस्ट्रेशन सारे ही हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑडियो डिस्कशन करके वहां पर डाला हुआ है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का ऑडियो डिस्कशन हुआ है, उससे भी आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए ये इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। एक्सवाइजेड लिमिटेड इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। It provides INR 10 लाख रुपीस, INR यानी रुपी 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है टू इट्स होनली ओन इंडियन सब्सिडरी। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन है, 10 लाख रुपीस का लोन दिया है। हाउ शुड द लोन बी अकाउंटेड फॉर इन द इंड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ। XYZ ने लोन दिया है अपने किसको, होनली ओन सब्सिडरी ABC को दिया है। तो XYZ के बुक्स में भी बताओ, ABC के बुक्स में भी बताओ, और कॉन्सोलिडेशन बनाएगा ना XYZ, क्योंकि ABC उसका सब्सिडरी है, तो कॉन्सोलिडेशन में बताओ। 3 सिनारियो है। पहला, द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, ये हम डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले मैं पॉइंट नंबर बी डिस्कस करूंगा ताकि मैं आपको पॉइंट नंबर ए में ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊं। तो पॉइंट नंबर ए रिपेबल ऑन डिमांड एंड पॉइंट नंबर बी है द लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 years। द करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज 10% पर एनम फॉर बोथ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो पॉइंट नंबर बी डिस्कस करेंगे। हालांकि यहां पर ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं लेगा, XYZ ABC से इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो पॉइंट नंबर 2 में बी में मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। 0th ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लोन 10 लाख रुपीस का दिया गया है। XYZ ने ABC को 10 लाख का लोन दिया है और इसे फ्यूचर में क्या मिलेगा, इसे फ्यूचर में इंटरेस्ट नील नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन है। सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। और थर्ड ईयर में सिर्फ 10 लाख रुपए जो लोन लिया है वो दे देगा। तो आप बताइए, यहां पर मैंने 10 लाख का लोन दिया है अपने सब्सिडरी को और मुझे फ्यूचर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ 10 लाख मिलेगा। तो क्या मैं आज लोन 10 लाख का मान सकता हूं? जी नहीं, मैं चेक करूंगा कि इतना कैश फ्लोस अगर मुझे फ्यूचर में मिलेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या, वही मैंने लोन दिया देखा जाए तो एक्चुअल में मैंने लोन कितना दिया है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, 10% मेरा इंटरेस्ट रेट है, सिमिलर लोन का 10% है बताया। सिमिलरली अगर मान लो मेरा ये सब्सिडरी नहीं होता तो मैं जनरली 10% का लोन लेता, 10% इंटरेस्ट लेता। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, आ गया, जो भी मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे उसको मैं 10% से खींचूंगा। नील को 10% से खींचा, नील ही आएगा ये तो नील ही आने वाला है। 10 लाख थर्ड ईयर में डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 751314, यानी ये हम नहीं दिखा सकते। फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना होगा, क्योंकि इनिशियली हम फाइनेंशियल एसेट, मैंने लोन दिया है तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। इनिशियली मैं फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू में दिखाता हूं, है ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना होगा, 751314। लेकिन मैंने लोन तो इतना नहीं दिया, मैंने तो 10 लाख रुपए दिए। तो देखा जाए तो जर्नल एंट्री अगर मैं पास करके आपको समझाऊं, मैं कहूंगा मैंने 10 लाख रुपीस दिया है, लेकिन मैं फाइनेंशियल एसेट कितने का दिखाऊंगा, लोन अकाउंट, लोन डेट इज फाइनेंशियल एसेट। लोन में कितने का दिखा सकता हूं, 751314 का मैं लोन दिखाऊंगा। मैंने पैसे दिए 10 लाख और मैं दिखाऊंगा 751314 का लोन। तो बाकी का क्या, क्या बाकी को मैं एक्सपेंसेस मान लू, बाकी को मैं एक्सपेंसेस खर्चा मान लू, कितना, 10 लाख माइनस 751314, 248686। क्या मैं इसे खर्चा मानूं कि क्या मानूं, वो डिपेंड करेगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉय को देता, तो एम्प्लॉय को देता तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉय पे मैं देखा जाए तो मैं ये एहसान कर रहा हूं, यानी XYZ ABC पे इतने का एहसान कर रहे हैं। मतलब
XYZ ने ये जो लोन दिया है 10 लाख, इसे फ्यूचर में जो पैसे मिलेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू इतना ही हो रहा है। यानी XYZ ने क्या ABC पे एहसान किया? जी हाँ, 248686 उसने ज्यादा दे दिया। उसे जो फ्यूचर में पैसा मिलेगा उसे उसके लिए इतना ही पैसा देना था, पर पैसे तो ज्यादा दे दिए उसने। कितने? 248686 उसने पैसा ज्यादा दे दिया। तो ये जो ज्यादा पैसा दिया, क्या इसे मैं एक्सपेंसेस दिखाऊं कि क्या दिखाऊं? वो अलग अलग मैटर पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए मैं इस पे एहसान कर रहा हूं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, वो कारण ढूंढना है हमें। मान लीजिए मैं इसे ऐसे ही एहसान कर रहा हूं, एकदम ही बाहर का बंदा, कोई मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तो मैं एक्सपेंसेस ही दिखाता। मान लीजिए ऐसा हुआ कि ये मेरा एम्प्लॉई है, मैं इस पे एहसान कर रहा हूं और ये एम्प्लॉय मुझे 3 साल का सर्विस भी तो देगा, क्योंकि 3 साल तक ये रहेगा नहीं, तो मैं इससे इसका लोन वापस से डिमांड करवा लूंगा मैं। अगर ये एम्प्लॉय होता तो मैं दिखाता प्रीपेड एम्प्लॉय इतने का, और बाद में मैं 3 सालों में तोड़ तोड़ के 1/3 में एक्सपेंसेस दिखाता। मान लीजिए मैंने कुछ लीज लिया है जिसके लिए मैं 10 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहा हूं, बाद में मुझे 10 लाख मिल जाएगा, तो ये लीज से रिलेटेड है, तो वो लीज एक्सपेंस होगा, तो ओवर द लीज टर्म हम उस लीज एक्सपेंस को दिखाएंगे। पर यहां पर आपको ढूंढना है एहसान का कारण। यहां पर देखिए, ना ही एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, ना ही कोई लीज वगैरह हुआ है, ना ही कोई ट्रांजेक्शन वगैरह, कुछ भी नहीं है, मतलब सेपरेट कोई रिश्ता नहीं। एक रिश्ता है XYZ का ABC के साथ, होल्डिंग सब्सिडरी का, है ना, होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है। तो देखा जाए तो यहां पर XYZ ABC पे इसलिए एहसान कर रहा है क्योंकि ABC उसकी सब्सिडरी कंपनी है, और सब्सिडरी कंपनी पे जो भी पैसा आप लगाते हो अलग से, उसे हम क्या मानते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मेरा सब्सिडरी में लगाया हुआ पैसा होली ओन्ड इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट ही तो हो गया ही है। तो ये इन्वेस्टमेंट का केस है, इसीलिए मैं इसे क्या दिखाऊंगा पता है? इसे मैं एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा। आप देखिएगा अलग अलग जगह पे हम अलग अलग चीज दिखाते हैं, है ना, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग दिखाते हैं, वो डिपेंड करेगा, रिश्ता ढूंढना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो यहां पर मैं एक्सपेंसेस नहीं दिखाऊंगा, यहां पर मैं क्या दिखाऊंगा? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो डिपेंड करेगा कि आप किस लिए एहसान कर रहे हो। यहाँ पर एम्प्लॉय होता तो प्रीपेड एम्प्लॉय आता, ओवर द पीरियड एक्सपेंस दिखाया जाता, है ना। लीज होता तो प्रीपेड लीज या कुछ भी लीज दिखाते हो, लीज का एक्सपेंसेस हम दिखाते हैं। लीज एसेट जो भी है, रिसीवल, लीज रिसीवल वगैरह, वो दिखाते हैं हम यहाँ पर। लीज का केस होता तो, है ना, या लीज पेबल, जो भी लीज के हिसाब से इंडेक्स 116 का काम करते हैं। जैसे कोई कंटेनर का क्वेश्चन भी था, तो वहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट था, तो उसको भी हम लीज एक्सपेंसेस मानते थे ओवर द लीज टर्म। और यहाँ पर लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा रहे हैं। और क्या ये भी ओवर द पीरियड ऑफ द लोन की एमोटाइज होगा? जी नहीं। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, क्या हम पैसे देते तो वो एमोटाइज होता? जी नहीं। वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हम रिकॉर्ड करके दिखा देते, बात खत्म। तो इसलिए आप इसमें मत बोलिएगा कि सर क्या फ्यूचर में, क्या इस फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को हम एमोटाइज करेंगे? जी नहीं। ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हमारी पूंजी हमने फंसा दी है, वो वहां पर रहेगी, और उसके अकॉर्डिंगली आप अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो इंडेक्स 27 के हिसाब से आपको उसे रिकॉर्ड करना है, जो भी हमने सीखा था, कॉस्ट या फिर एज पर इंडेक्स 109। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो इन्वेस्टमेंट या जो भी सब्सिडरी में करते हैं, उसमें तो हम क्या करते हैं? एसेट, लायबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखा के गुडविल दिखाते हैं, तो वो सारा चीज हमें करना होता है। बट यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको समझना है, ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी इतने का दिखाएंगे। तो ये तो मैंने जर्नल एंट्री पास किया इन द बुक्स ऑफ XYZ, है ना। अब जर्नल एंट्री बात आएगी, ABC के बुक्स में भी तो जर्नल एंट्री होगा। ABC के बुक्स में ABC को पैसा मिला है, ABC को पैसा मिला है कितना? बैंक में पैसे आए हैं कितने? 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपए इस बैंक में पैसे आए हैं। क्या ABC को ये पैसा चुकाना है? नहीं, प्रेजेंट में ABC को चुकाना है 751314। ABC को देखा जाए तो प्रेजेंट में जितना पैसा मिला है उतना चुकाना ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 751314। तो ये लोन का फेयर वैल्यू, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ABC के लिए, तो ABC के लिए लाइबिलिटी तो इतनी का ही हुआ। मतलब ABC को पैसे मिले इतने, बट इसका लाइबिलिटी हुआ इतने ही, तो बाकी का बच्चा कुछ हम क्या मानते हैं? इक्विटी, है ना। तो इक्विटी, बाकी का क्या हो जाएगा? इक्विटी हो जाएगा 248686। और मैंने समझाया था इक्विटी का मतलब कि जहां पर आपको पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब मुझे कितने पैसे मिले,
मैं हमेशा लाइबिलिटी, जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं बोलूंगा। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं देखूंगा मुझे फ्यूचर में कितने चुकाने हैं। जितने मुझे फ्यूचर में चुकाने पड़ेंगे उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू जो भी है वो लाइबिलिटी होगा, और जो नहीं चुकाना वो इक्विटी होगा। तो यहाँ पर इतने पैसे तो कभी चुकाने ही नहीं है, चुकाने तो इतने ही, ऑब्लिगेशन तो इतना ही चुकाने का, ये चुकाने का तो ऑब्लिगेशन ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ये इक्विटी बन गया, है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल आया ना, कैपिटल का पैसा आया, इसे हम एक्चुअली लिखते हैं ऐसे, कैपिटल का पैसा है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखते हैं, और ये इक्विटी है, ये क्या है, इक्विटी है यहाँ पर आपका। तो मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दे रहा हूं, मान लीजिए मैं एक्स वाई जेड हूं, आप एबीसी हो, मैंने आपको पैसे दिए हैं, यानी आपको पैसे मिले हैं। तो मैंने जो पैसे दिए हैं 10 लाख रुपीस मैंने दिए हैं, और देखिए आपको 10 लाख मिले हैं। अब यहां पर मैं देखूंगा मुझे फ्यूचर में कितना मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इतना है, तो इतना ही फाइनेंशियल एसेट होगा। आपको देना कितना है, इतना, तो इतना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, है ना। लेकिन मुझे, मैंने तो ज्यादा पैसे दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने दिया ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। और ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल एसेट जब मैं पैसे देता हूं तब कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्विटी नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट में आप ये समझिएगा, एक साइड में होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी, यानी इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी इधर होता है लेफ्ट साइड में, है ना, जो पुराना बैलेंस शीट के हिसाब से पता है। और इधर होता है फाइनेंशियल एसेट और प्रीपेड एसेट, और क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, जो भी आपका ये इधर आ जाएगा। तो जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, जरूरी, इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपीज दिया, लेकिन मुझे प्रेजेंट वैल्यू में मिलेगा 7 लाख, तो 7 लाख का फाइनेंशियल एसेट दिखाऊंगा। बाकी का 3 लाख क्या करूंगा, बाकी का 3 लाख में देखूंगा कि मैं किसको दे रहा हूं, मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूं, एम्प्लॉय मुझे बाद में सर्विस देगा, तो मैं प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट दिखा दूंगा। मैं सब्सिडरी को दे रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखा दूंगा, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि मैं किसको दे रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट, और अगर मान लीजिए प्रीपेड लीज है तो मैं यहाँ पर प्रीपेड लीज दिखा दूंगा, ये दिखा दिया। अब आपको पैसे मिले, तो आपको 10 लाख मिले, तो 10 लाख जो आपको मिले उसमें आपको देखना है कि चुकाना कितना है, 7 लाख चुकाना है, तो 7 लाख लाइबिलिटी, और बाकी का बच्चा कुचा क्या, 3 लाख इक्विटी हो जाएगा। तो ये जो चीज है, ये फंडामेंटल समझाना बहुत जरूरी था, मैंने समझाया। तो यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं एक्स वाई जेड का बैलेंस शीट समझाने के लिए। देखिए एक्स वाई जेड ने पैसे दिए 10 लाख रुपीज, इतने पैसे दिए एक्स वाई जेड ने, है ना। और एक्स वाई जेड का प्रेजेंट वैल्यू में आ रहा है 751314, तो ये फाइनेंशियल एसेट इतने का दिखा देगा। बाकी का बच्चा क्या दिखाएगा, ये प्रीपेड तो दिखा नहीं सकता, एम्प्लॉय का केस नहीं है, लीज का केस नहीं है, सब्सिडरी का केस है, तो बाकी का दिखा देगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। बस बात खत्म। देखिए बैलेंस शीट मैच हो रहा है, ये नील हो जाएगा, बैलेंस शीट दोनों साइड मैच हो रहा है। और इधर अगर मैं एबीसी की बात करूं, एबीसी की बात करूं, एबीसी को पैसे मिले हैं, 10 लाख रुपीस मिले हैं, है ना, मिले हैं, तो ये बोलेगा कि लेकिन इसे चुकाना है, जो है चुकाना है इसे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है, 751314 चुकाना है, और बाकी का क्या होगा, फिर इक्विटी हो जाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्विटी। तो आपको ये समझना है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी के साथ इक्विटी है, जितना बचा वो इक्विटी हो जाएगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी जितना बचा वो इक्विटी, पर फाइनेंशियल एसेट में जितना बचा वो इक्विटी नहीं है ना। तो जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं देखूंगा कितना चुकाना है और कितना नहीं चुकाना है, जो चुकाना है वो लाइबिलिटी, जो नहीं चुकाना है वो इक्विटी। मैंने पैसे दिए हैं तो जो मिलेंगे वो फाइनेंशियल एसेट, जो नहीं मिलेंगे वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, प्रीपेड एसेट, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो मेन चीज जरूरी था आपको पढ़ाना, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, बट ये जरूरी था आपको समझाना, ताकि आपका ओवरऑल सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो यहां पर ऑल टुगेदर हमने पूरा इसका अंडरस्टैंडिंग लिया अच्छी तरीके से। अब आगे का भी फर्दर मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा। तो देखिए जनरल एंट्री यहाँ पर एक्स वाई जेड का मैं अब यहाँ पर ही समझा सकता हूँ मैं आपको। एक्स वाई जेड ने पैसे दिए हैं, लोन इतने का आ गया, है ना। पैसे तो 10 लाख दिए हैं, जिसमें फाइनेंशियल एसेट होगा इतने का, ये फाइनेंशियल एसेट ही है, लोन टू एबीसी इतने का होगा। बाकी का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, देखिए डीम्ड इन्वेस्टमेंट, डीम्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। बाकी का क्या आ जाएगा, डीम्ड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखा था वही हो गया, डीम्ड मान लेंगे उसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, है ना। आप लिखिएगा डीम्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिखिएगा एग्जाम में, ये इतने का आ गया, और बाकी आपका ये आ गया। और अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी को पैसे मिले 10 लाख रुपीस,
टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, है ना, 751,315, क्योंकि इतना ही चुकाना है, बाकी चुकाना नहीं, तो बाकी क्या हो गया, इक्विटी हो गया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लिया डीम्ड, और इक्विटी ये देखिए इक्विटी, तो मैंने भी तो ये कहा था ये इक्विटी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए समझ में आया पूरा अच्छे से कि लाइबिलिटी में जितना चुकाना है उतना लाइबिलिटी, जो नहीं चुकाना है वो इक्विटी। पैसे मिले हैं, जो चुकाना है लाइबिलिटी, जो नहीं चुकाना है इक्विटी, बात खत्म। तो जीरो ईयर में तो ये एंट्री पास हो जाएगा। अब आगे हम एवरी ईयर क्या करेंगे। अब देखिए एवरी ईयर के लिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं एक बार। हाँ ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं मैं। देखिए मैंने फाइनेंशियल एसेट यानी लोन दिखाया 751,314 का, है ना, ये फाइनेंशियल एसेट मैंने दिखाया, एक्स वाई जेड हूं मैं, और एबीसी ने फाइनेंशियल लाइबिलिटी दिखाया 751,314, बाकी तो इक्विटी दिखाया, एबीसी ने मतलब नहीं है। अब क्या होगा, इस फाइनेंशियल एसेट लोन पे हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा ना, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट चढ़ेगा एट द रेट 10%, क्योंकि 10% से तो पुल किया है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट एट द रेट 10% चढ़ाएंगे। आप देख सकते हो हमने 10% से ही पुल किया था, है ना, तो हर साल हम 10% चढ़ाएंगे, तो इस पे 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा, 751,314, सॉरी 751,31 इंटरेस्ट चढ़ेगा, ये इंटरेस्ट चढ़ गया आपका। और ये इंटरेस्ट इनकम है, मैंने तो लोन दिया है, तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, पीएल में जाएगा, इनकम के नाम पे पीएल में जाएगा, इंटरेस्ट इनकम के नाम पे 75131, और ये लोन बन जाएगा आपका कितने का, 751,314 प्लस 75131, है ना, इतना आ गया। अब इस पे वापस से क्या होगा, 826,445। अब नेक्स्ट ईयर फिर से इंटरेस्ट चढ़ेगा, सेकंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 10% का, 826,444, ये भी आपका पीएल में जाएगा 26,444 प्लस 826,444, 909,089। फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा थर्ड ईयर का 909,009 पकड़ लीजिए, 8.9 आता तो 9 पकड़ लिया मैंने, प्लस 909,009, यार है आपका 2 रुपया कम है, यानी 10 लाख बन रही है, 10 लाख बन गया, मान लीजिए अप्रोक्स 2 रुपया कम है, उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, ये 10 लाख बन गया। सेम यहाँ पर तो देखिए ये वाला सेम यहाँ पर लाइबिलिटी के केस में भी क्या करेगा, 75131 पहले साल चढ़ाएगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा इसके लिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस में दिखाएगा यहाँ पर, पीएल में चार्ज करेगा 75131 ब्रैकेट में, फिर से पीएल में चार्ज करेगा सेकंड ईयर में 82644, फिर से थर्ड ईयर में पीएल में चार्ज करेगा 909,009, और ये इनकम दिखाएगा हर साल, एक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक के लिए इंटरेस्ट इनकम है, ये दिखा दिया जाएगा। और अल्टीमेटली यहां पर भी क्या होगा, 82644 90909 हर साल का इंटरेस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, और अल्टीमेटली लाइबिलिटी 10 लाख हो जाएगा। और फाइनली फिर क्या होगा, ये लाइबिलिटी को पेमेंट करके डिस्चार्ज कर देगा पैसा देके, है ना, और इसको भी पैसा मिल जाएगा, ये कैश रिसीव्ड हो जाएगा इसका। तो ये कहानी होना है, तो उसी का हम एंट्री पास करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर में एबीसी की मैं बात करता हूं, पहले नहीं, पहले मैं एक्स वाई जेड की बात करूंगा। तो एक्स वाई जेड का ये तो हमने एंट्री पास किया ही, है ना, एक्स वाई जेड का जीरो ईयर का एंट्री पास किया। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट बढ़ेगा टू इंटरेस्ट इनकम, ये फाइनेंशियल एसेट हो गया ऊपर वाला, देखिए इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है ना, 751,314 से 826,445 पे ले जा रहा है, तो ये आपका इंटरेस्ट इनकम हमारा एसेट को बढ़ाएगा, है ना, तो इसलिए देखिए इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है 75131, फिर से सेकंड ईयर में इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है 82644, फिर से थर्ड ईयर में इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल एसेट को बढ़ा रहा है 90909, और एंड में अब क्या होगा, 10 लाख पूरा हो जाएगा। तो देखिए फाइनेंशियल एसेट इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, अल्टीमेटली मेरा फाइनेंशियल एसेट 10 लाख का हो जाएगा, और मुझे फिर जब पैसे मिल जाएंगे 10 लाख रुपीज, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, इतना पैसा मुझे मिल जाएगा,
सब्सिडरी से, और लोन जो 10 लाख का था वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले लोन डेबिट कितने का हुआ, 751,315 लोन डेबिट हुआ, फिर इंटरेस्ट के नाम पे इतना लोन डेबिट हुआ, ये चारों मिला के 10 लाख का लोन डेबिट हो चुका, और बाद में पैसा आएगा तो लोन आपका क्रेडिट हो जाएगा, 10 लाख का लोन क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री पास कर रहा है, कुछ नहीं, हमने जो ये बनाया इसी से हम एंट्री पास कर रहे। देखिए इतना सबसे पहले आपने दिखाया लोन का, और इंटरेस्ट इनकम, लोन टू इंटरेस्ट इनकम, लोन टू इंटरेस्ट इनकम, लोन टू इंटरेस्ट इनकम, पेमेंट आ जाएगा तो बैंक टू लोन, बस बात खत्म। और सेम आपका एबीसी के केस में उल्टा होना है, इंटरेस्ट खर्चा लाइबिलिटी को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस मेरा उधार कोर बढ़ाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फिर से इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फिर से इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और लास्ट में एबीसी पैसा चुका देगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक, बस बात खत्म। तो ये देखिए यहां पर भी ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतने का दिखाएगा, बाकी इक्विटी इक्विटी में पड़ा रहेगा, उसका कुछ करना नहीं होता रीमेजरमेंट कुछ भी, और उस पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं चढ़ते। तो हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, लाइबिलिटी इतने का हो जाएगा, पेमेंट चला गया तो लाइबिलिटी आपका नील हो जाएगा। तो उम्मीद है ये एंट्रीज आप आराम से पास कर पाओगे, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर बी पूरा आपको पढ़ा दिया, सिनारियो बी मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 इयर्स, 10% मार्केट का रेट पे, होल्डिंग और सब्सिडरी का पढ़ा दिया। अब यहाँ पर एक और चीज बचता है कि हमने ये बात किया XYZ में क्या एंट्री होगा, एबीसी में क्या एंट्री होगा, सीएफएस बताना है। देखिए सीएफएस में एंट्री कुछ होगा ही नहीं, इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस कट जाएंगे, है ना। लोन टू एबीसी और लोन फ्रॉम XYZ, एक का फाइनेंशियल एसेट दूसरे का फाइनेंशियल लायबिलिटी कट जाएगा, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है ना, तो इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल पेएबल कट जाएंगे, एक को देना है एक को मिलना है, एक का इंटरेस्ट खर्चा है एक का इंटरेस्ट इनकम है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी तो कंसोलिडेट बनेगा, तो वहां पर इनकम और एक्सपेंस कट जाएंगे, तो अल्टीमेटली सीएफएस में तो सारी एंट्री कट ही जाएगा, कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर आपका, इसलिए आपका पूरा का पूरा एंट्री सीएफएस में कट जाएगा। उसके लिए बस एक लाइन आपको लिख लेना है, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखिए, इन द सीएफएस द लोन एंड इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस विल गेट नॉक्ड ऑफ एज इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। इन सारे सिनारियोज पे, ऑल द 3 सिनारियोज पे, सारे सिनारियोज पे ये कट जाएगा। बस एक लाइन है नीचे, ये मैं समझाऊंगा लास्ट में आपको। तो मैंने पॉइंट नंबर बी आपको पूरा समझा दिया। सो अभी देखिए पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, द लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड। अब यहां पर ये किस्सा नहीं होगा, क्यों पता है, मान लीजिए अब यहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन का कोई एक महत्व नहीं रहा, पता है कैसे, क्योंकि देखिए मैंने आपको 10 लाख रुपीस दिया है, और मैंने आपको क्या किया कि लोन आपको डिमांड पे रिपे करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आज शाम को आपसे पैसा मांगू आपको देना पड़ेगा, आपसे मैं कल पैसा मांगू आपको देना पड़ेगा, आपसे मैं परसों पैसा मांगू आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर ऐसा नहीं कि 3 साल के बाद आपको देना, यहां पर ऐसा है कि लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, यानी जब मैं पैसा मांगू आपको मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अगर मैं आपको कंडीशन समझाऊं तो देखिए 0th ईयर में देखिए 0th ईयर में मैंने आपको 10 लाख दिया है ना। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर की बात ही नहीं आती यहाँ पर, मुझे 10 लाख रुपए कब मिलेगा, फर्स्ट ईयर में क्या जी, नहीं, मुझे आज भी मिल सकता है 10 लाख रुपया। लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, मुझे कल भी मिल सकता है, मैं जब चाहूं आपसे पैसा मांग सकता हूं, तो मुझे कभी भी पैसा मिल सकता है। तो यहां पर क्या, लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड, मैं जब चाहूं तब आपसे पैसा मांग सकता हूं। तो इसलिए यहां पर ऐसे सिचुएशन में कहानी कुछ और होगी, और यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह का कहानी नहीं होने वाला है, और पूरा का पूरा 10 लाख ही मैं लोन दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे जब चाहूं पैसा मांग सकता हूं और आपको देना पड़ेगा। तो आप बोलिए जो फेयर वैल्यू है वो लोन का क्या होगा, जितना पैसा दिया वही फेयर वैल्यू होगा, क्योंकि 10 लाख रुपीज मैं आज शाम से भी आपसे ले सकता हूँ, शाम को भी आज आपसे, तो फेयर वैल्यू भी 10 लाख की होगा। तो लोन इनिशियली रिकॉग्नाइज यहाँ पर इस बार ऐसा नहीं है कि 751,314 पे दिखाएंगे और वगैरह वगैरह डीम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, वो नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन 10 लाख की मानेंगे, वही फेयर वैल्यू है, क्योंकि लोन आज भी मैं आपसे पैसा मांग लूंगा तो आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा, मेरे बुक्स में मैं दिखाऊंगा लोन टू एबीसी टू बैंक 10 लाख रुपए, आप दिखाओगे बैंक टू लोन फ्रॉम XYZ 10 लाख रुपीज, और जब पैसे मिल जाएंगे तो उसका एंट्री रिवर्स कर देंगे, बस बात खत्म यहाँ पर, और कुछ करना ही नहीं है। तो वही यहाँ पर सिनारियो ए में लिखा हुआ है, सिंस लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड इट इज फेयर वैल्यू इक्वल टू कैश कंसिडरेशन गिवन। पेरेंट और सब्सिडरी दोनों फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी एट द अमाउंट ऑफ लोन गिवन में दिखाएंगे, और कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड है, और रिपेमेंट होने पर दोनों एंट्रीज जो इन्होंने ओरिजिनेशन में पास किया उसे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कोई इंटरेस्ट का खेला ही नहीं है। जैसे आप देखिए रिसीवेबल पेबल में,
मान लीजिए मैंने आपको गुड्स बेचा है 5 लाख रुपीस का, मैंने आपको गुड्स बेचा है 5 लाख रुपीस का, आपने मुझे आज पैसे नहीं दिए, और वो कहीं न कहीं रिपेबल ऑन डिमांड की तरह मुझे कल भी दे सकते हो, परसों-तरसों ऐसे करके कभी भी दे सकते हो। तो आप देखिएगा रिसीवेबल वगैरह में जनरली हम इंटरेस्ट नहीं चढ़ाते अनलेस हमें ये कन्फर्म रहता है कि 1 साल के बाद पैसे मिलेंगे, तो अलग बात है। हम तब अलग बात है, हम इंटरेस्ट दिखाते हैं। अदरवाइज़ हमें लगता है नहीं कल भी मिल सकता है, डिमांड के हिसाब से कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है, तो वहाँ पर जनरली हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते ना, पूरा का पूरा रिसीवेबल ही दिखाते हैं और उसपे कोई फ्यूचर में इंटरेस्ट भी नहीं चढ़ता है उसमें। तो वही कहानी यहाँ पर आपका ये नॉर्मल रिसीवेबल की तरह पेबल ऑन डिमांड है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं चढ़ेगा। लोन्स एंड एडवांसेस यानी लोन अकाउंट टू बैंक, और ये एबीसी दिखाएगा बैंक टू लोन, बस बात खत्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट में क्या पूछ रहा है। अगर रिपेबल ऑन डिमांड है तो आपको क्या करना है, आपको समझा दिया मैंने, इंटरेस्ट वगैरह का कोई खेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोन इज रिपेबल आफ्टर 3 ईयर्स, इसलिए हमने सारा खेल रचा, क्योंकि इसमें पता है कि कब पैसे मिलेंगे। और थर्ड वाले में क्या पूछा, द लोन इज रिपेबल व्हेन एबीसी हैज फंड्स टू रिपे द लोन। तो यहाँ पर XYZ के हाथ में नहीं है, यहाँ पर एबीसी के हाथ में है। एबीसी के पास जब पैसा होगा तब एबीसी पैसा देगा। तो यहाँ पर एस्टिमेट किया जाएगा, यहाँ पर XYZ एस्टिमेट करेगा एबीसी से बात करके कि कब तक फंड्स अवेलेबल हो जाएगा, कब तक लगता है, क्या चांसेस है, कितने दिनों में पैसे मिल जाएंगे। लग रहे कि 3 साल में मिलेंगे, तो वही ये सेकंड वाला सेम किस्सा हो जाएगा। लग रहा है कि 4 साल में मिलेंगे, तो उस हिसाब से हम एस्टिमेट करेंगे। मान लीजिए हमें लग रहा है हमें 4 साल के बाद पैसा मिलेगा, हमें लग रहा है हमें 4 साल के बाद पैसा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने 10 लाख रुपीज दे दिया, 4 साल के बाद पैसे मिलेंगे, नील नील नील, और 10 लाख रुपीज 4 साल के बाद मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 10% से इसको खींचेंगे, और 10 लाख डिवाइडेड 1.10 इक्वल 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 683,013। तो इतने का दिखाएंगे, लोन अकाउंट इतने का दिखाएंगे 683,013, और बाकी का इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिखाएंगे टू बैंक 10 लाख। और आप क्या दिखाओगे, आप दिखाओगे आपको बैंक में पैसे मिले 10 लाख, तो लोन इतने का दिखाओगे, बाकी इक्विटी दिखाओगे। अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, सारा खेल एस्टिमेशन करने का होगा, हमें एस्टिमेट करके पता होगा ना। यहाँ पर अब लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड नहीं बोल सकते, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोन इज रिपेबल ऑन डिमांड है, ऐसा नहीं है। XYZ चाहकर भी पैसा नहीं मंगा सकता, XYZ के पास अधिकार नहीं कि वो शाम को बोलेगा पैसे दे तो देना पड़ेगा, पर यहाँ पर अधिकार है XYZ के पास, वो जब पैसा मांगेगा तब देना पड़ेगा एबीसी को। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एबीसी के पास जब होगा तब देगा, तो XYZ के कंट्रोल में नहीं है। तो XYZ को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कब उसे पैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रीटमेंट करेगा। तो आईसीए ने क्या कहा, आईसीए ने कहा कि मान लेते हैं कि 3 साल में पैसा देगा, तो जो सिनारियो बी में हमने ट्रीटमेंट किया था वही सेम सिनारियो सी में हम ट्रीटमेंट कर देंगे। जनरली लोन विच इज रिपेबल व्हेन फंड्स आर अवेलेबल कांट बी स्टेटेड टू बी रिपेबल ऑन डिमांड, इसे रिपेबल नहीं माना जाएगा। रेदर द एंटिटीज नीड टू एस्टिमेट रिपेमेंट डेट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स जो भी है, और उसके हिसाब से मेजरमेंट करना होगा। इफ द लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपेड इन 3 ईयर्स, इट्स मेजरमेंट विल बी द सेम इन सिनारियो बी, जो हमने सिनारियो बी में किया था वही कहानी होगा। 4 ईयर्स होगा तो 4 ईयर्स के हिसाब से करोगे, वो तो मैंने आपको समझाई दिया अच्छे से। ये कहानी खत्म। अब यहाँ पर बस एक ही बात बचता है, सीएफएस वाला। तो मैंने जैसे बताया था सीएफएस में तो सब कुछ कट जाएगा, है ना, सब कुछ कट जाएगा। लेकिन एक पॉइंट है, इंडेक्स 21 में हमने पढ़ा था एक्सचेंज डिफरेंस वाला। देखिए, हाउएवर इफ द लोन इज इन फॉरेन करेंसी, exchange difference will continue to impact the statement of PL in accordance with Index 21। जैसे इंडेक्स 21 में मैंने पढ़ाया था कि एक्सचेंज डिफरेंस एलिमिनेट नहीं होता सीएफएस में, क्यों, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको एक्सचेंज के दरबार को खटखटाना पड़ेगा, और जब 4 साल 5 साल बाद जब रिव्यू होगा तो आपको उस टाइम का जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें खरीदना बेचना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। हाँ, एक नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का एक केस हमने पढ़ा था, वहां पर भी हम रखते थे, बट वहां पर हम ओसीआई में दिखाते थे। इंडेक्स 21 आपको याद होगा तो ये आप समझ पाओगे कि जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो हम उसे एलिमिनेट नहीं करते इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन में, वो पीएल में दिखाया जाता है। बस एक एक्सेप्शन था, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, वहां पर हम ओसीआई में दिखाते थे, क्योंकि वहां पर कभी भी वो आपका रिपेमेंट होगा ही नहीं, तो इसलिए ओसीआई में दिखाते थे वहां पर। तो ये इंडेक्स 21 का खेल आपको पता है, मैं उम्मीद करता हूं। इसका रिविजनरी वीडियो भी है, आप रिविजनरी वीडियो को रेफर कीजिएगा, आपको वहां पर भी मैंने अच्छे से समझाया, डिस्कशन किया है। और जिसने भी इंडेक्स 21 मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपने इंडेक्स 21 अभी नहीं पढ़ा तो जब आप आगे इंडेक्स 21 पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन 28 अच्छे से कंप्लीट, तीनों सिनारियो हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 31।
ए लिमिटेड हैज मेड बोरोइंग फ्रॉम आरबीसी। पहले मैं बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर ले रहा हूँ। ए लिमिटेड हैज मेड ए बोरिंग ऑफ आरबीसी फ्रॉम आरबीसी बैंक फॉर ₹10,000 एट अ फिक्स रेट ऑफ 10% पर एनम। 10,000 बोरो किया गया 10% के इंटरेस्ट रेट पे। लोन प्रोसेसिंग फी भी लगा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। कितना 5 मिनट का लोन प्रोसेसिंग फी भी दिया गया है और लोन पेबल होगा आफ्टर 5 इयर्स इन बुलेट रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। डिटेल्स आर एस फॉलोज। तो डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं। लोन 10,000 का है, 1 अप्रैल 2000 में लोन लिया गया, 31 मार्च 2006 को रीपेमेंट होगा लोन का प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी इंटरेस्ट हर साल ही दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट 10% है और इंटरेस्ट टू बी चार्ज एंड पेड ईयरली है। यहाँ पर देखिए हर साल, हाफ ईयरली भी हो सकता था, क्वार्टरली भी हो सकता था, यहाँ पर ईयरली है। अपफ्रंट फीस 5 मिनट, तो ऐसे भी बता दिया था, ये रहा एडिशनली 5 मिनट आपका अपफ्रंट फीस, इसे हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी कहानी, नॉर्मल बोरिंग है, रीपेमेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसमें एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगा देंगे, एफबीटी पे एफबीटी ओसी नहीं, वहां पर तो इंटेंशन रहता है ना बेचने का, मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे, या फिर बेचने का इंटेंशन है तो एफबीटी पे एफबीटी ओसी लगता है। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग तो एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में कर देंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखिए मेनली यहाँ पर मुद्दा क्या है, जबकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपका एफबीटीपीएल में, एफबीटीपीएल अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में चला जाता है। बट इन केस ऑफ एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड और एफबीटीओसी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम क्या करते हैं, हम फेयर वैल्यू ऑफ द लोन से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, देखिए 10,000 रुपीज हम लोन दे रहे आज के डेट में, हर साल हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट हर साल हमें मिलेगा 31 मार्च 2006 तक, और ईयर एंड पे लास्ट में 10,000 में मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, इन सबको अगर मैं पुल कर लूं 10% से, क्योंकि 10% ही मान रहे, एज्यूम करें मार्केट रेट है और कुछ रेट दिया हुआ नहीं है, तो 10,000 ही आएगा, सिंपल सी बात है। बट प्रॉब्लम क्या है, 10,000 आपका फेयर वैल्यू ऑफ द लोन है, आई एग्री, बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम लोन से एडजस्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में तो पैसा जाता है लोन देने पर, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी जाता है, तो फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड हो जाता है। पर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, जब हम पैसे लेंगे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता है, पैसे ले रहे हैं 10,000 पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम का पैसा जाएगा, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी विल बी इनिशियली मेजर्ड एट ₹9,500। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट will be reduced from financial liability and therefore financial liability will be measured initially at 9,500। शॉर्टकट लिख देता हूँ। चलिए, तो यहां तक क्लियर है आपका। तो अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, अब यहाँ पर मुद्दा ये कि देखिए फाइनेंशियल लायबिलिटी इनिशियली हम 9,500 में मेजर करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, हर साल हम इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, पेमेंट माइनस करेंगे, तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका प्रेजेंट वैल्यू तो 10,000 है, पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हमने यहाँ पर माइनस किया, जिसके चलते 9,500 आ रहा है। और ऐसे सिचुएशन में हमने पहले भी पढ़ा है, हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें निकालना होता है। हम क्या निकालते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, मतलब ऐसा रेट जो 10% के आसपास ही होगा, ऑब्वियसली बात है, ऐसा रेट जब हम इन सबको उस रेट से पुल करें, तो आपका 10,000 नहीं 9,500 है। अब इन सबको अगर 10% से पुल करोगे 10,000 ही आएगा। देख लीजिए, इन सबको पुल कीजिए, 1,000 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल एम प्लस कीजिए, और इसे भी पुल कीजिए, 10,000 आएगा। बट हमें ऐसे रेट से पुल करना है कि 9,500 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार 11% लेके चेक कर लेंगे, है ना। ऑब्वियसली बात है, हमें वैल्यू गिरना है, 10,000 से नीचे आना, तो रेट बढ़ेगा आपका। तो ये सारा चीज तो डिस्कस पहले भी आपको समझा हुआ हो गया, एग्री, मतलब मैं श्योर हूं। तो यहाँ पर हम एक बार 11% से चेक कर लेंगे, और आगे जैसे कि 11% से आप चेक कीजिए कैलकुलेटर में, कैसे करोगे, 1000 डिवाइडेड 1.11 इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस, क्योंकि सेम अमाउंट है, इक्वल एम प्लस, इक्वल एम प्लस किया 5, फिर वापस 10,000 ले लिया कैलकुलेटर में, डिवाइडेड 1.10 5वें साल में, इक्वल 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 5 बार एम प्लस कर देंगे,
फिर एमआरसी कर देंगे, ये आपको आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इससे मैंने निकाला तो मेरा वैल्यू आ रहा है 9630। 11% में वैल्यू आ रहा है 9630। मुझे 95 मिनट चाहिए वैल्यू, 95 मिनट आईआरआर निकालो मैं पर। तो मैंने देखा चलो ठीक है, 11 का 11.5 भी ले सकता था मैं, क्योंकि 9630, चलो मैंने 12% लेके किया। 11% में ये आ रहा है, मैंने 12% लेके किया तो 9279 आया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो 95 मिनट चाहिए। तो मुझे जानना है कि 95 मिनट में क्या होगा, ये मुझे जानना है। तो इसके लिए मैंने देखा कि चलो मैंने ये देखा 9630 9279 में 351 का गैप है। 351 का गैप है। जब रेट 11% से 12% होता है, यानी जब रेट 1% से बढ़ता है तो वैल्यू 351 से गिरता है। बट मुझे वैल्यू यहां से अगर मैं बेस पकड़ूं तो मुझे वैल्यू 130 गिराना है। तो मैंने सिंपल सा स्कूल में 10 ऑरेंजेस का दाम इतना, तो उस तरीके से हमने कर लिया। आप इंटरपोलेशन वगैरह लगाना चाहो तो अलग बात है, बाकी मैंने हर जगह तो ये सिखाया आपको। तो 351 गिरने पर आपका 1% बढ़ता है, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इसलिए मैंने इसको बेस में रखा। इसलिए मैंने देखा पहले 351 गिरने पर 1% बढ़ता है। तो 1 गिरने पर कितना बढ़ेगा, 1 डिवाइड बाय 351%। अगर 351 डाउन में 1% बढ़ता है तो 1 बाय 351 डाउन में कितना होगा, 1 डाउन मतलब इसका 1 बाय 351 पार्ट है ना, 1 बाय 351% होगा इसका। मुझे चाहिए कितना, 131, 130 डाउन। 9630 की जगह 95 मिनट चाहिए, तो 130 डाउन में आपका बढ़ता कितना, 1 बाय 351 इंटू 130। ये आपको आता ही अच्छे से। तो 0.37% मैंने निकाला। तो यहां पर बेस हमने लिया था 11%, और मैंने देखा 11%, 9630 में 11% है। मैंने देखा 9630 पे 11% है। और मैं अगर 95 मिनट यहां पर गिराता हूं, यानी 130 गिराता हूं मैं, 130 डाउन करता हूं मैं, तो मुझे पता चला ये अप करना पड़ेगा, 0.37% अप करना पड़ेगा। अब यानी 0.37% बढ़ाना पड़ेगा, यानी आएगा 11.37%, है ना। और ऐसे भी वैल्यू डाउन होगा तो परसेंटेज बढ़ेगा। तो यहां पर अब देखिए 1% अप नहीं करना, इसके बीच में आएगा कितना, इन दोनों के बीच में आएगा ऐसे भी 11.37%। ये आ गया हमारा वैल्यू इन दोनों का बीच का, जो हमने निकाला यहाँ पर। अब देखिए आईसीआई ने क्या किया, आईसीआई ने थोड़ा सा अलग तरीके से कैलकुलेशन किया, और इन्होंने ज्यादा गैप ले लिया, 13% ले लिया। तो जितना ज्यादा दूरी रखोगे आप, जैसे इन्होंने 10% 13% लेके फिर निकाला इन दोनों से, तो जितना ज्यादा दूरी रखोगे उतना एक्यूरेसी कम आएगा, और इसके चलते इनका आ रहा है आंसर 11.42%, जो कि लेस एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट है देन 11.37%। आप चाहो तो कैलकुलेटर लेके कर सकते हो। 1000 डिवाइडेड बाय 1.1137 इक्वल एम प्लस करके आप पुल कीजिए, 11.37% में ज्यादा एक्यूरेट आएगा। हाँ, 2-3 रुपए का फर्क आ सकता है, पर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। पर 11.42 में कम एक्यूरेट आएगा। बट हालांकि आईसीए ने 11.42%, ये तो मैं उसके हिसाब से करा दे रहा हूँ, बट 11.37% से भी आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो हमें पता चलिए कि आईआरआर क्या होगा, 11.37%। ये हमने निकाल लिया। यहाँ पर आयरर हमारे इतना आ रहा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता तो 10% नहीं होता, हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको पता क्या होगा, 95 मिनट पे अगर हम हर साल 11.37% इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, और आउट ये कैश जो हमें पैसे मिलेंगे ये माइनस करेंगे, अल्टीमेटली लास्ट में नील हो जाएगा। उसका मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाया। देखिए ओपनिंग लोन है 95 मिनट, इतना हमने पैसे लिए। अब इस पे पहले साल इंटरेस्ट चढ़ाएंगे कितना, 1085। 95 मिनट का 11.42% आप कर सकते हो, है ना। ये आएगा आपका क्या, 11.37% भी लोगे करेक्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आईसीआई वाला ले लिया, तो इतना आ जाएगा। अब पेमेंट हम करेंगे, हर साल 1000 करेंगे ना, तो 1000 का पेमेंट माइनस हो जाएगा आपका, और क्लोजिंग लोन आ जाएगा आपका 9585। इसे आप ब्रैकेट में रख सकते हो, ये हम पेमेंट करेंगे। अब देखिए आगे 9585 आया, 9585 पे 11.42% चढ़ाएंगे, तो इतना इंटरेस्ट आपका चढ़ जाएगा, लाइबिलिटी को बढ़ा देगा, पीएल में चार्ज करेंगे, 1000 का पेमेंट हो जाएगा, क्लोजिंग लोन आ जाएगा। फिर इस पे चढ़ाएंगे 9679 का 11.42%, आपका आएगा, पेमेंट माइनस करेंगे, ऐसे करते करते एंड में जीरो हो जाएगा। हल्का फुल्का फर्क रहेगा, 10-15 रुपए 20 रुपए, कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कर लोगे हर बार।
तो ऐसे करोगे अब जीरो हो जाएगा। अब देखिए मैं जर्नल एंट्री आईसीए ने पास नहीं किया, पर फिर भी मैं आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ। इनिशियली जर्नल एंट्री क्या होगा, मैं यहाँ पर साइड में लिखा देता हूँ, सिर्फ इनिशियल बताऊंगा, बाकी ऐसे कर दूंगा। देखिए पैसे हमने लिए कितने, 10,000 लिए तो 500 चला गया, तो पैसे तो 9,500 ही आए हमारे पास। 10,000 लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम पे चला गया। और या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, हाँ ये 9,500 ही पैसा हमारे पास आया। टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हम दिखा देंगे 9,500, है ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएल में तो जाना नहीं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी में होना है। आप ऐसे एक एंट्री में दिखाओ, और या फिर आप बोलोगे नहीं नहीं हमें तो पूरा डिटेल में दिखाना, तो वैसे भी दिखा सकते हो। बैंक में 10,000 आए तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी 10,000, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम का खर्चा लगा एक्सपेंसेस 500 रुपया, है ना, ये पैसे दे दिए, बैंक में 500 गए, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट 500 यानी अल्टीमेटली जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट ये एक्सपेंस नहीं दिखा सकते हम, ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट जाएगा कहां पर, अल्टीमेटली फाइनेंशियल लाइबिलिटी में ट्रांसफर होगा। एफबीटीबीएल की बात अलग है। तो बैंक आपका अल्टीमेटली देखिए 10,000 और 500 क्रेडिट, बैंक में 9,500 ही होगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी 10,000 क्रेडिट हुआ तो 500 डेबिट हुआ, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में 9,500, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो कट जाएगा। तो इतनी सारी एंट्री पास नहीं करनी है आपको, ये तो बस मैंने आपको समझाया। आपको सिंपल सा फंडा रखना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल लाइबिलिटी से एडजस्ट होना है। आपका इनिशियल एंट्री जो होगा वो नेट पे आप दिखा दोगे, बैंक में पैसे नेट आए 9,500 टू लोन फाइनेंशियल लाइबिलिटी 9,500 आप दिखा दोगे। अब क्या होगा, अब इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है हमारा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, तो इसका एंट्री क्या होगा फर्स्ट ईयर में, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा, एक साल का एंट्री पास कर दो हमें। इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएल में जाएगा, ध्यान रखिएगा, कितना था, 1,085 टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1,085, और पैसे जो हम देंगे वो लाइबिलिटी को कम करेगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक 1,000 से लाइबिलिटी को कम करेगा। ऐसे हर साल हमारा सिलसिला ये चलता रहेगा, है ना, और एंड में जीरो हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया सारा कहानी। नीचे बैलेंस शीट भी अप्रोच रफ मैंने रखा है पूरा हिसाब। तो यहाँ पर अब देखिए पहले 10,000 पैसे आए और 10,000 लोन दिखाया। अब 500 पैसे गए जीरो ईयर में, 500 ट्रांजेक्शन कॉस्ट के नाम पे गए, तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट नाम का फाइनेंशियल लायबिलिटी में एडजस्ट कर दिया। अब देखिए इस पे हर साल इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पीएल में चार्ज होगा 1085। ये एग्जाम में नहीं करना, बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करूंगा 1000, तो 1000 कैश कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा, पीएल में चार्ज होगा, ये रहा। फिर आपका पेमेंट करूंगा, बैंक से कम हो जाएगा। ऐसा सिलसिला हर साल चलते रहेगा। फिफ्थ ईयर में आपका क्या होगा, इंटरेस्ट का चढ़ाऊंगा, आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, और पेमेंट इस बार 1000 और 10,000 दोनों करूंगा। प्रिंसिपल भी पेमेंट करूंगा तो पूरा 11,000 पेमेंट होगा, ये रहा 11,000 का पेमेंट आ गया, यानी इसमें 1000 है और 10,000 का प्रिंसिपल है। तो बस ये सिंपल सा मैंने बैलेंस शीट रख दिया यहाँ पर, नॉट फॉर एग्जाम, ये एग्जाम में नहीं करना आपको। एग्जाम के लिए तो देखिए ये टेबल बना दिया और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल दिया। आईसीए का भी दिखा देता हूँ, आईसीए ने इस तरीके से टेबल बनाया, 95 मिनट दिखाया, और आईसीए का टेबल ये रहा, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट चढ़ाया, पेमेंट किया, क्लोजिंग बैलेंस, वही तो मैंने किया था यहाँ पर, है ना। तो ये टेबल आप आराम से बना लोगे। और यहाँ पर तो ये इन्होंने आईआरआर का कैलकुलेशन किया, जो अपने तरीके से जैसे मैंने करा वैसे कर सकते हो, ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आपका टाइम ही नहीं मिलेगा आपको इतना, ऐसे जाओगे तो भी आप फायदा नहीं कर नहीं पाओगे, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। सो आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसा ये यानी आप मेरा वाले तरीका से कीजिए, ये टेबल आप बनाएगा और इस तरीके से आप ये पूरा कैलकुलेशन दिखाएगा, बस डेट्स इट, बात खत्म। बैलेंस शीट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे काट दीजिए चाहे तो, मैं यहाँ पर नहीं काटता हूँ, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। और जर्नल एंट्री आईसीए ने पास नहीं किया, और आप चाहो तो एटलीस्ट एक साल का जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, है ना, बस बात खत्म। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे इलस्ट्रेशन 32। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 32। ए लिमिटेड हैज मेड ए बोरिंग फ्रॉम आरबीसी बैंक फॉर ₹10,000 एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम। लोन प्रोसेसिंग फी वेर एडिशनली पेड फॉर ₹500। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगा 500,
तो आपका इनिशियल अमाउंट कितना हो जाएगा, 9500 होगा ना, 10,000 मैंने लिया, 500 ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा, तो इनिशियल लोन हम कितना दिखाएंगे, 10,000 माइनस 500 यानी 9,500, पिछले क्वेश्चन की तरह 9,500 दिखाएंगे। 31 में भी ऐसे किया था, रजिस्ट्रेशन 31 में। एंड लोन इज पेबल इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, देखिए ना ये वाला 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मतलब क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा 2500 ईच, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। और आगे डिटेल्स आर एस फॉलोज, लोन अमाउंट 10,000 है, 1 अप्रैल 2001 को लिया, फिनिशिंग डेट 2 साल के बाद, 2 इयर्स का लोन है। रिपेमेंट ऑफ लोन स्टार्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2001 टू बी पेड हाफ ईयरली। लोन का रिपेमेंट कितना होगा पता है आपका, यहां पर भी देखिए 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 साल का लोन है, 10,000 आपने लिए, तो आप इससे 2500 करके एवरी 6 मंथ हो गया, रीपेमेंट एवरी 6 मंथ्स, तो 6 महीने में 2500 दोगे, 1 साल में 5,000, 2 साल में 10,000, तो ये दे दिया हमने। तो आप पेमेंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 6 मंथ्स में करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इंस्टॉलमेंट 2500, इंटरेस्ट रेट 12% है, बट इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ना वो क्वार्टरली चार्ज होगा। तो ये 12% मैंने एसएफएम में भी पढ़ा है और आपको पता होगा, ये 12% डिस्प्ले पर्पस होता है, इंटरेस्ट क्वार्टरली चार्ज होगा, तो क्वार्टर इंटरेस्ट कितना होगा, क्वार्टर रेट कितना होगा, 12 इंटू 1/4 या फिर इंटू 3/12 कर सकते हो, ये 3% होगा आपका, इतना इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली चार्ज होगा 3%। चलिए हम यहाँ पर आगे हम देख लेंगे, हमारा तो ऐसे भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकलेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ पर लगा है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, अल्टीमेटली यहाँ पर शायद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, देखिए इन्होंने हमें यहाँ पर निकालने को निका दे दिया, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था आयरर, बट यहाँ पर हमने दे दिया हमें यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बोला कि जो आपका अलग अलग रेट से है ना यहाँ पर, तो यानी ओवरऑल आपका जो सारे प्रेजेंट वैल्यू में पुल करोगे 16.6% आपका आएगा। ये हालांकि हम निकालते, हम फ्यूचर कैश फ्लोज को पुल करते और हम निकालते तो हमें पता चलता, और वो फ्यूचर कैश फ्लोज कैसा होगा मैं बता देता हूँ। देखिए 0th ईयर, फर्स्ट 3 मंथ, सेकेंड 3 मंथ, थर्ड 3 मंथ, फोर्थ 3 मंथ, तो ये 4th 3 मंथ फर्स्ट ईयर एंड हो गया, ये 3 महीना करके फर्स्ट ईयर एंड हो गया। फिर बाद में 5th 3 मंथ, 6th 3 मंथ, 7th 3 मंथ, 8th 3 मंथ, ये आपका सेकेंड ईयर एंड हो गया, है ना। और ये आपका हाफ ईयरली हो गया, फर्स्ट हाफ ईयर, और ये आपका नेक्स्ट हाफ ईयर हो गया, सेकेंड हाफ ईयर हो गया ये आपका, ऐसे करके ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ हाफ ईयर, 2 साल हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पेमेंट का क्या किस्सा बताया, एक तो बोला कि 10,000 हमें आज पैसे मिलेंगे, जिसमें से ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा लग जाएगा 5 मिनट का, तो 9,500 हमारे इनिशियल लोन है, और हमें हर साल चुकाना है कितना है, हमें हर साल 12% इंटरेस्ट चुकाना है, फेज वैल्यू में इंटरेस्ट चुकाया जाता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो पीएल में चार्ज होगा, चुकाएंगे हम हमेशा फेज वैल्यू में, तो लोन अमाउंट का फेज वैल्यू कितना, 10,000, इस पे 12% यानी 3 महीने का 3% करके चुकाएंगे क्वार्टरली, यानी 10,000 का 3% कितना होगा, 300। तो पहले क्वार्टर में 300 चुकाया जाएगा, सेकंड क्वार्टर में 300 चुकाया जाएगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में आपका हाफ ईयर हो जाएगा, और हाफ ईयर में जैसे हर 6 महीने में 2500 का रीपेमेंट भी होगा, तो यहाँ पर 2500 का रीपेमेंट भी होगा। अब जबकि आपका थर्ड 3 मंथ में प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 ही रहा, क्योंकि 2500 आपने रीपेमेंट कर दिया ना, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना बैलेंस रहेगा, 10,000 आपका प्रिंसिपल था, आपने 2500 पेमेंट कर दिया पहले 6 महीना में, तो 7500 आपका प्रिंसिपल बचा ना, तो आगे जाके 7500 पे आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा, 3% कितना होता है, 225, इसमें भी 225, फिर यहाँ पर 2500 चुका दिया जाएगा, है ना। अब 2500 फिर से चुका दिया जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा 5,000, उस पर 3%, 150, 150, और यहाँ पर 2500 चुका देगा, फिर 2500 चुकाने पर 2500 बचा, इस पे आपका 3% कितना होगा, 75, 75 और 2500, तो ये पेमेंट शेड्यूल है ना, ये पेमेंट शेड्यूल है। अब इन सबको ऐसे रेट से पुल करेंगे सबको कि आपका 95 मिनट आ जाए, और ये हम निकालते, लेकिन क्वेश्चन हमें दे दिया, 16.6% आपका इफेक्टिवली है,
हालांकि आप ये 3 मंथ से तो 16.6% से पुल मत कीजिएगा, आपको पुल करना पड़ेगा इसका 4.15% से पुल कीजिएगा। हाँ, 3 महीने का, क्योंकि 3-3 महीने का पीरियड बनाया ना हमने ये, तो 3-3 महीने का पीरियड के लिए आप इस रेट से पुल कीजिएगा। आप पुल करके देखिए, आपका अप्रोक्सीमेटली, नॉट एक्यूरेट बट अप्रोक्सीमेटली 4.15% आएगा। चलिए, आपको उम्मीद है ये समझ में, पर फिर भी एक बार कैलकुलेटर में आप करके देखिए, मैं भी करता हूँ। 300 डिवाइडेड 1.0415 इक्वल एम प्लस दो 300 ले लिया। फिर 2500 डिवाइडेड बाई 1.0415 इक्वल 2 बार एम प्लस पे ले लिया। फिर 225 डिवाइडेड 1.0415 इक्वल 3 बार करना पड़ेगा, तीसरे में ना एम प्लस इक्वल एम प्लस। फिर 2500 डिवाइडेड 1.0415 इक्वल 4 बार एम प्लस ले लिया हमने, हो गया। अब 150 डिवाइडेड 1.0415 इक्वल एम प्लस। फिर 2500 डिवाइडेड 1.0415 1 2 3 4 5 6 एम प्लस। फिर 75 डिवाइडेड 1.0415 1 2 3 4 5 6 7 एम प्लस 8 एम प्लस। 2500 डिवाइडेड 1.0415 इक्वल एम प्लस एम आर सी। देखिए 9499.5 आया, मेरा तो आ गया 9499.5, यानी 9500 आ रहा है, यानी परफेक्ट। आप सबको पुल करेंगे, आप 4.15% से अगर आप पुल करेंगे तो आपका आएगा। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए, मैंने इतने पैसे उधार लिए 10,000, 5 मिनट मेरा ट्रांजेक्शन का लग गया, इतना मुझे चुकाना है। मेरा पेमेंट शेड्यूल क्या होगा, हर साल हर 3 महीने में इंटरेस्ट देना है। तो अभी इनिशियली लोन अमाउंट 10,000 है, लोन तो 10,000 दिया, तो उसी फेज वैल्यू में 3% इंटरेस्ट चढ़ा है, प्रिंसिपल पेमेंट कर दिया। अब आगे जाके तो 75 मिनट में इंटरेस्ट देना है हमें 2 क्वार्टर में, फिर प्रिंसिपल पेमेंट है, फिर आगे जाके 5,000 में, क्योंकि ये चुका दिया ना, तो ऐसे करके पेमेंट शेड्यूल बनाया और निकाल दिया, बात खत्म। तो यहां तक मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पर। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे जैसे मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्टीमेटली ये दिया हुआ है हमें 16.6%। अब हमें अल्टीमेटली इन्होंने पूछा कि हाउ लोन बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, तो पूरा इसका कैलकुलेशन बताएंगे। तो देखिए, पूरा इसका कैलकुलेशन मैंने किया है, ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है। चलिए, तो फिर यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। हम इनिशियली लोन दिखाएंगे कितने का, दैट इज फाइनेंशियल एबिलिटी 95 मिनट का दिखाएंगे। हर साल उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा, जो इंटरेस्ट चढ़ेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाले से ही चढ़ेगा, क्योंकि हमने किया क्या था, मैंने आपको जैसे समझाया था यहाँ पर कि हम क्या करें, सबको पुल करें ना 4.15%, तो 4.15% हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा और जो पेमेंट है वो माइनस होगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर यही होना है। अल्टीमेटली क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टर का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चढ़ेगा 95 मिनट पे 16.6%, 3/12 यानी ये 4.15% ही आएगा। ये इंटरेस्ट हम चढ़ाएंगे और माइनस पेमेंट हम करें ना, पहला क्वार्टर में पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक हो रहा है ना 300, सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है 300, तो पहला क्वार्टर में इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, ये बैलेंस बचा। सेकंड क्वार्टर में फिर से बैलेंस वाले पे जो बैलेंस बचा, इस पे आपका 4.15% चढ़ेगा, इफेक्टिवली 3 महीने का, तो 4.15% हम चढ़ा देंगे। माइनस पेमेंट जो सेकंड क्वार्टर में हो रहा है वो कितना हो रहा है, 300 भी हो रहा है, 25 मिनट भी हो रहा है। प्रिंसिपल का भी 6 महीने का पेमेंट हो रहा है ना, तो 2800 पेमेंट हो रहा है, ये दोनों मिला के, तो 2800 यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर इतना बैलेंस बचा, इस बैलेंस पे 4.15% यानी इफेक्टिवली 3 महीने का हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, माइनस करेंगे पेमेंट। थर्ड क्वार्टर में कितना पेमेंट हो रहा है, 225, ये पेमेंट माइनस कर दिया, बैलेंस बचा। फिर फोर्थ क्वार्टर में आपका वापस से इंटरेस्ट निकालेंगे, ये वाला इंटरेस्ट निकाला, ये वाला, एक बार रुक जाइए, इंटरेस्ट चढ़ाया, फिर पेमेंट हमने कितना किया, इतना पेमेंट किया, ये बैलेंस आया। और फिर आगे कितना क्वार्टर चला गया, 1 2 3 चौथा, चौथे क्वार्टर में हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, चौथे क्वार्टर में देखिए 225 और 525 मिनट पेमेंट कर रहे हैं, यानी 2725 का पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस बचा।
फिर उस बैलेंस पे 4.15% चढ़ानी है, नहीं कुछ नहीं, हर साल 4.15% चढ़ाना है, और जो पेमेंट उस हर क्वार्टर में 4.15% चढ़ाना है इंटरेस्ट, और उसमें जो पेमेंट हुआ वो पेमेंट माइनस करना है। तो फिफ्थ क्वार्टर में 150 का पेमेंट हुआ, ये माइनस किया। फिर सिक्स क्वार्टर में इंटरेस्ट चढ़ाया 4.15% से बैलेंस ड्यू पे, और सिक्स क्वार्टर का पेमेंट है 25 और 150, माइनस कर दिया। सेवेंथ क्वार्टर में भी इंटरेस्ट चढ़ाया, और सेवेंथ क्वार्टर में पेमेंट है 75, ये माइनस कर दिया। एट क्वार्टर में भी इंटरेस्ट चढ़ाया, और एट क्वार्टर का पेमेंट है दोनों मिला के 2575, माइनस कर दिया। अल्टीमेटली 3-4 रुपए का फर्क आएगा, मायने नहीं रखता, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये पूरा हिसाब मैंने यहाँ पर दिखाया। अब देखिए मैंने जो दिखाया पूरा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने तो देखा था 4.15% ही हमारा इफेक्टिव होता है, और इससे हमारा 95 मिनट आता भी है प्रेजेंट वैल्यू में। आईसीए ने क्या किया, उनका करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हालांकि हमारा पूरा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खैर मैं चाहता हूँ आईसीए के हिसाब से अगर आपको जाने का मैंने, आप जा सकते हो। आईसीए ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 16.6% इफेक्टिव है। आप डेट के हिसाब से नंबर ऑफ डेज लीजिए, और इन्होंने देखिए क्या क्या नंबर ऑफ डेज लिया। ये नंबर ऑफ डेज भी आप ले सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। देखिए 1 अप्रैल 2001 से शुरू होता है, यानी पहला क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल मई जून, है ना। अप्रैल मई जून होगा, तो अप्रैल में कितना दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं, लेकिन 1 अप्रैल का शुरुआत है, तो आप 1 अप्रैल या 30 जून, दो में से एक ही डेट ले सकते हो। तो चलिए हम एक काम करते हैं, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल हम कंसिडर नहीं करते। तो अप्रैल का महीना में कितना हुआ, 29 डेज हुआ। मई का महीना में कितना हुआ, 31 डेज हुआ। जून का महीना में 30 डेज हुआ, तो अल्टीमेटली 90 डेज होते हैं। तो ये अगर आप 91 डेज भी कंसीडर करते हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं लगता, उसमें कोई मायने नहीं रखेगा 1 डेज का। वो तो डिपेंड करेगा कि अलग अलग अकाउंटिंग करने वाले अलग अलग एंटिटी डिसाइड करेंगे कि वो अप्रैल से जून तक वो 91 डेज ले या 90 डेज ले। आईसीए ने 1 अप्रैल को कंसिडर नहीं किया, हालांकि मेरा मानना है कि 1 अप्रैल भी कंसिडर किया जाना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ लोन 1 अप्रैल का बिगिनिंग ही मानेंगे तो 1 अप्रैल को भी कंसिडर करेंगे। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर डिबेट रहेगा, उपाय नहीं है, दोनों ही करेक्ट है अपनी अपनी जगह पे। तो अप्रैल में जून का 91 डेज होता है, 90 डेज लिया। अब जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई में 91 डेज, जुलाई में 91 डेज होते हैं, अगस्त में 91 डेज होता है, सितंबर में सॉरी जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, और सितंबर में 30 डेज होता है, तो 92 डेज हुआ। इन्होंने 92 डेज लिया। फिर आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30 डेज, एंड आपका दिसंबर 31 डेज, है ना। तो 92 डेज हुआ, ये लिया, वही आपका सिलसिला चल रहा है। फिर जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, 90 हो जाएगा आपका। फिर अप्रैल मई जून का 91 है। मेरा मानना है ये भी 91 लेते ना तो ज्यादा अच्छा लगता, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नंबर ऑफ डेज इस तरीके से निकाला, मतलब क्या क्या इसलिए ने कहा कि ये अमाउंट है, इतना लोन है, इंटरेस्ट 95 मिनट पे चढ़ेगा, 16.6% साल का है, 90 डेज का लिया, 91 डेज भी लोगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट 389 है, हमारा 394 है, इनका 389 है, वो हल्का सा डेज का फर्क आएगा। पेमेंट 300 किया, ये सेम है। फिर उस पे वापस से नेक्स्ट वाले अमाउंट पे 16.6% रेट के हिसाब से 92 डेज जो हमने निकाला, ये निकाला, देखिए हमारा 398, इनका 401 है। फिर पेमेंट सेम 2800 का पेमेंट हो जाएगा। फिर ये जो बैलेंस ड्यू है 7190, इस पे 16.6% 92 डेज करके अमाउंट निकाला, पेमेंट किया। फिर जो बैलेंस ड्यू है उस पर 16.6% का 90 डेज, जो मैंने यहाँ पर ये सारा बताया आपको, ये कैलकुलेशन जो है ना। तो ये डेज के हिसाब से पूरा सॉल्यूशन किया गया, और पेमेंट जो है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब बस ये इंटरेस्ट का अमाउंट थोड़ा सा वेरी करेगा, ज्यादा नहीं, 1-2 रुपए का वेरी करेगा, और अल्टीमेटली लास्ट में ये किस्सा खत्म हो जाएगा। तो यही पूरा हिसाब है, इसको इन्होंने टेबल का रूप दे दिया। अब मैंने अपने तरीके से पूरा अंडरस्टैंडिंग दे दिया, आप एग्जाम में चाहो तो ये टेबल बना सकते हो, देख सकते हो एग्जाम में आप टेबल बनाओगे, 1 अप्रैल को लोन दिखाओगे 10,000 का, फी पीरियड किया इतना, तो आपका 95 मिनट का बैलेंस रहेगा। अब 95 मिनट का बैलेंस पे आप क्या करोगे, इंटरेस्ट चढ़ाओगे। ये इन्होंने इंटरेस्ट को बाद में रखा, आप चाहो तो पहले टेबल में रख सकते हो। तो इस पे इंटरेस्ट बनाया 95 मिनट का, 16.6% 90 डेज करके इतना बनता है। 90/365, है ना, ये आ जाएगा। ये वाला का अगर आप बात करोगे तो जो बैलेंस ड्यू रहेगा, बैलेंस ड्यू कितने है, 9589 ना, ये रहा ये वाला, इंटू 16.6% इंटू 90/365। एक और बता देता हूँ, ये वाला भी एक क्लास बता देता हूँ। ये इसमें बैलेंस ड्यू आएगा 7190, 16.6% इंटू 92/365।
और ये वाला भी 92 होगा, है ना। और इसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो बता दे, तो ये भी आपका क्या आएगा, 7266 जो बैलेंस ड्यू है, 16.6% इंटू 90/365। तो ऐसे करके अभी निकाल सकते हो सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बैलेंस ड्यू रहेगा उसमें आपका आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए बैलेंस ड्यू एंड में आपका इस तरीके से आ रहा है, और ये आपका पेमेंट आया था, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है ये, है ना। और ये आपका देखिए पहले क्वार्टर में 300 का पेमेंट होगा, नेक्स्ट में 300 और 25 मिनट, ये सारे पेमेंट हो गए। तो अल्टीमेटली अगर आप बोलोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया, बट डीएस तो चलो ठीक है आप कर ही लोगे। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, और ये आपका आगे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी ये सब आपका इतना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इसका हिसाब तो यहाँ पर किया हुआ ही है, इसलिए ये जरूरी नहीं है। और डेज आप चाहो तो डेज आप रख सकते हो। चलो मैं डेज को भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरीके से टेबल आईसीए का बनाना चाहते हो, टेबल ऐसे बना लो। अदरवाइज आप एक टेबल में एक सिंपल सा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, सिंपल टेबल भी बना सकते हो। लोन है 95 मिनट, है ना। इंटरेस्ट एट द रेट 16.6% करेंगे हम। पहला उसका तो आ जाएगा, कितना आएगा पहला वाला, 389 आ रहा है। पेमेंट हम करेंगे पहले क्वार्टर में कितना, 300 का। क्लोजिंग ये आ जाएगा 9589। फिर आगे 9589 पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन करना ही है, जो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, है ना। ये रहा 401 आएगा। 9589 पे 16.6% और डेज का, आप चाहो तो एक डेज यहाँ पर रख सकते हो, 90। एक बार खुद से ही इस तरीके से टेबल एक बना लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये 92 डेज है, और यहाँ पर भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे 401 आएगा, है ना। 401 पेमेंट 2800 हो रहा है, 25 मिनट प्लस 300, और आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 7190, है ना। फिर 7190, 92 डेज है। और ये वाला नेक्स्ट आएगा 301। आप कर लीजिए 7190 इंटू 16.6% इंटू 92/365, और पेमेंट नेक्स्ट जाएगा 225 का। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 7266। एक और करा देता हूँ। नेक्स्ट आपका 90 डेज ही है शायद, 92 है, देख लेता हूँ। 92 90 डेज, हाँ ये आया। और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप करोगे, जो मैंने कर रखा हुआ ऑलरेडी, 297। पेमेंट जाएगा 2725 मिनट 225, 2725, 4838 आएगा। तो मैंने एक साल का 4 क्वार्टर का कर दिया। ऐसे सेम आप करके आप एग्जाम में दिखा सकते हो, ये टेबल दिखा दीजिए, है ना। और एग्जाम, और आप कंटिन्यू कीजिएगा, टू बी कंटिन्यूड लिख दिया मैंने, आप इसे कंटिन्यू करके खत्म कीजिएगा। आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इस तरीके से, आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। डन, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, पूरा समझा दिया मैंने, इसका अंडरस्टैंडिंग पूरा दे दिया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थोड़ा सा टाइम दो, चलो लिख ही देता हूँ सारा फिगर यहाँ पर। क्या क्या है, 200 204 102 102, और इधर पेमेंट जाएगा 150 2650, और फिर जाएगा 75 2575, ये आपका पेमेंट जाएगा। फिर 4838 के बाद 4888 2442, 2469 2575, 69 के बाद नील हो जाएगा, ये यहाँ पर नील हो जाएगा। फोर एट थ्री एट 4888 442 2469,
और नंबर ऑफ डेज उधर से उठा लेता हूँ। 91, 92, 92, 91। ये लास्ट वाला भी मेरे ख्याल से 90 डेज होना चाहिए था। अच्छा नहीं, 90 डेज जनवरी फरवरी, हाँ। ये इन्होंने लीप ईयर पकड़ के पता नहीं कुछ किया, 90 डेज लीप ईयर होगा पता नहीं, ठीक है। 90 जनवरी फरवरी मार्च 90 डेज ही होना चाहिए था, चलो ठीक है। तो ये 90 डेज भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये बना लोगे आराम से एग्जाम में। एकदम पूरा एग्जैक्ट होना इसी का बनाना है, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में रह जाओगे फिर। एंड अब ये क्वेश्चन आप आराम से संभाल लोगे, मैं श्योर हूं आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया।